हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, जो कि पार्ट 11 में आता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आसपास साउंड हो सकता है आए, क्योंकि शादियों का टाइम चल रहा है। दिल्ली में नहीं, हर एक जगह चल रहा है। तो लेकिन आसपास कुछ मैरिज हॉल्स हैं, या जैसे इसके पहले मैंने अभी सामने ही शादी है, तो उससे अभी बार बार जैसे साउंड आ रही है। तो थोड़ा बहुत अगर कहीं कहीं आएगा, आप लोग आज के वीडियोज में एडजस्ट करिएगा, क्योंकि इसके पहले भी एक दो बार मैंने कोशिश किया तो उसका परिणाम जीरो ही आया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक बजते हैं, तो उससे फिर नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग पार्ट 11 की। पार्ट 11 जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 10 तक कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने दो छोटे टॉपिक देखा था, जो कि पार्ट 11 का एक प्रकार से बेस तैयार किए थे। उसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखा था, और बीते कल में इसमें हम लोगों ने फेडरल सिस्टम को देखा। तो वहाँ पे फेडरल सिस्टम में आपने देखा कि वहाँ पे संघीय व्यवस्था है, ठीक है, कि सेंट्रल के कुछ पावर्स हैं, स्टेट के कुछ पावर्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ों पे लॉज बना रहे हैं। लेकिन अब आज वही देखेंगे कि संघीय व्यवस्था तो ओवरऑल आपने पढ़ लिया। कहीं कहीं आपने देखा कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, फेडरलिज्म अपने यहाँ है, तो ये सब चीज़ें आप देखें। तो लेकिन ओवरऑल आज के वीडियो से आपको लग जाएगा कि अच्छा सेंट्रल कितना पावरफुल है, कि स्टेट को भले ही शक्तियाँ मिली हुई हैं, लेकिन अगर सेंट्रल चाहे तो किसी भी चीज़ पे कानून बना देगा, सिंपल सा। तो आज वही सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। या कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि जैसे स्टेट के पूरे अधिकार को ले देते हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूल आप देखते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल 1967 के आसपास जो बिहार में देखेंगे कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं। या इसके पहले आप लोग अलग अलग स्टेट में देखते हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा लगा के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट शासन चला रही है। तो यही सब चीज़ें आज हम लोग समझेंगे कि कैसे किस किस विषय पर जो है हमारी केंद्र को अधिकार है कि वो कानून बनाए, किस पे जो है स्टेट को है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन आता कहाँ पे है, पार्ट 11 में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 11 है उसमें इसके बारे में बताया गया है। ये इसके अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार से रिलेशन पढ़ेंगे। पहला विधायी संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासनिक संबंध क्या है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय संबंध क्या है। तो इससे एक ओवरऑल यहाँ से दो क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है। आप चाहे स्टेट पीसीएस दो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम दो, या अदर एग्जाम्स दो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है, और मेंस में भी यहाँ से आप लोग पॉइंट उठा सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मत देखिए कहीं थोड़ा छोटा है, तो क्योंकि सारे को एक मास्टर वीडियो जैसा बनाना था, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा हुआ है। बात करते हैं विधायी संबंध की। ये आर्टिकल 244 से लेके 245 तक में आता है। तो इसमें हम लोग पहले करेंगे, फिर लास्ट में मैं एक बार आर्टिकल भी, अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे सारे आर्टिकल्स तो कवर हो गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा लास्ट में 2-4 मिनट में सारे आर्टिकल को मैं बोल दूँ, तो जिससे आप लोग एक साथ ही इसको कवर कर लेंगे। इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 245 बोलता है कि जैसे विधि बनाने का अधिकार है। अब विधि कौन बनाएगा, तो सेंट्रल किसी मामले में बनाएगा, स्टेट, यानी कि सेंट्रल में कौन होता है, पार्लियामेंट, स्टेट में क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 245 बताता है कि कौन से अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत, जैसे पार्लियामेंट और जैसा कि मैंने बोला स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, अब जैसे स्टेट है तो स्टेट सिर्फ अपने अंदर, मतलब अपने भूभाग के अंदर ही कानून जो भी बनाएगा वहीं पे लागू होगा। लेकिन सेंट्रल जब कानून बनाएगा वो पूरे भारत के लिए लागू होगा, यूटीज के लिए लागू होगा। उसके साथ साथ इंडियन, अगर जैसे कोई नागरिक है वो यूएसए में रह रहा है और वो भारत का नागरिक है, वहाँ पे गया है, वहाँ पे उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वहाँ पे भी भारत सरकार के कानून लागू होंगे। ये भी बनाने का अधिकार किसके पास में, हमारी पार्लियामेंट के पास में। तो पहला समझ में आया, आर्टिकल 245 क्या बोलता है, विधि बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में, और जो पार्लियामेंट है वो भारत के नागरिकों के लिए हो, चाहे यहाँ पे हों या यहाँ के बाहर हों, और इंडिया में जो रह रहे हैं उनके लिए तो है ही है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, यहाँ एक्सेप्शन वाले से ही क्वेश्चन यूपीएससी भी उठाता है, स्टेट पीसीएस भी उठाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे 5 यूटीज का जिक्र आता है, जैसा कि अभी 4 यूटीज हैं। तो उसमें है पहला अंडमान निकोबार। अगर इसको थोड़ा मैप में देखेंगे तो थोड़ा मैप अपना कमज़ोर ही है, मैप क्या पूरा आर्ट ही कमज़ोर है। मुझे बस साड़ी का किनारा, सुराही और वो घर बना के उससे सूर्य निकलना, बस यही 3-4 ही आते थे, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर भी ले लिया था। खैर, यहाँ पे कौन आता है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। यहाँ पे कौन है,
अगर ये वाला इसमें देखेंगे, दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। तो अभी इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया है 2020 में, तो इसको याद रखिएगा। और लद्दाख तो है ही है। लद्दाख कब आया था? 2019 में। 2019 के एक्ट दो बने थे ना, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर और लद्दाख यूटी के रूप में आया था, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं था, दोनों यूटी ही हैं। तो अभी टोटल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट और 8 यूटी, टोटल 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। तो इसको याद रखिएगा। तो अभी पूछेगा प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो 4 यूटीज हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट को यहाँ पे लागू करे या ना करे, हटा दे। तो ये सब किसके पास में पावर है? प्रेसिडेंट के पास में। तो ये 4 यूटीज याद रखिएगा। शेड्यूल एरियाज हम लोगों ने पढ़ा था। शेड्यूल एरियाज के लिए गवर्नर के पास में स्पेशल पावर है कि अगर वहाँ पे पार्लियामेंट के किसी विधि को लागू करना है तो उसमें कुछ चेंजेस करके लागू करे, इस हिसाब से। तो ये पावर किसके पास में? गवर्नर के। फिर हम लोगों ने 6th शेड्यूल देखा था। 6th को मैंने उल्टा किया था, 4 आया था। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था एस मेरा मित्र कहाँ रहता है? नॉर्थ ईस्ट या फिर ट्राइबल एरियाज में। तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में देखा था असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये 4 स्टेट में से असम के लिए स्पेशली जो ज़्यादा पावर है वो किसके पास में? गवर्नर के पास में। गवर्नर यहाँ पे सेम, अगर कोई विधि इसको लागू करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, तो उसमें कुछ चेंज कर दे, चेंज करके फिर वहाँ पे लागू करे, ये 6th शेड्यूल के अंतर्गत। फिर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अगर यहाँ के थ्रू, अगर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की गठन किया जाता है, उनके पास में स्पेशल पावर होते हैं कि वो जैसे उनके पास में न्याय वगैरह के लिए भी अपना अलग से बना सकते हैं। फिर वहाँ पे अगर किसी चीज़ का वो करना है तो गवर्नर अधिकारिता बढ़ाता भी है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है 10th पार्ट 10 में, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एक बार देखेंगे अच्छे से वो कवर हो जाएगा। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे किसके पास में ज़्यादा पावर है? ये है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग विधायी विषयों का बंटवारा देख लेते हैं कि कौन से विषय किसके पास में कम है, ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहते हैं कि ये 5 जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल लिए थे, तो ये वाला बार बार आता रहता है, तो इसको देखेंगे। बात करते हैं यूनियन लिस्ट। ऊपर वाला है जो अभी है, ठीक है, और नीचे वाला ये जो है मूलतः थे, अभी उसमें चेंजेस करके लाए गए। यूनियन लिस्ट में 98 अभी हैं और पहले कितना थे? 97। कंकरेंट लिस्ट में 47, अभी कितना है? 52। स्टेट लिस्ट में 66, यहाँ पे अभी कितने हैं? 59। ये 1-2 इधर उधर हो सकता है, कई बुक्स में अलग है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में यही दिया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेट पे देखेंगे कुछ अलग आएगा, वहाँ पे देखेंगे कुछ अलग आएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद, जैसे यहाँ पे 66 था, 66 से 5 गया तो 61 लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो रटने की भी नीड नहीं है, खुशखबरी ये है। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आएंगे वो ये तो इसमें से आएंगे, और जो आते हैं वो उसका जिक्र मैंने इसके पहले भी कर लिया था। जैसे यूनियन लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफेंस है, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, फॉरेन पॉलिसी का हो गया, ये सब कौन देखेगा? यूनियन लिस्ट में आएगा। जो इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट का, फैमिली प्लानिंग का बार बार पूछता है, जैसे विवाह का हो गया, तलाक का हो गया, या सिविल मामले इस टाइप के जो रहते हैं, मतलब जो फैमिली प्लानिंग, ये कई बार फैमिली प्लानिंग को लेके आ गया है। तो ये इस पर दोनों को अधिकार है कि दोनों कानून बनाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। और शिक्षा 1 वन्यजीव, शिक्षा 1 वन्यजीव, ये हो गए 3। मापतौल, मैंने बोला था मापतौल, उसमें तराजू आएगा, तराजू फिर न्याय को ले लेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें कब आई थी? 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ये 5 चीज़ें इसमें आई थी। जैसे 42nd अमेंडमेंट को हम लोगों ने अच्छे से देखा भी था अमेंडमेंट वाले लेक्चर में, राइट, कि उसमें जो जो चीज़ें हुई थी कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके थ्रू जितने भी अमेंडमेंट हुए थे, जैसे आर्टिकल 38 में देखा था, 39A आया था, 43A आया था, 48A आर्टिकल जोड़ा गया था, पार्ट 14 को ही जोड़ दिया, 14A को जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 323A 323B अधिकरण वाला आप लोग पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हुआ था। तो उसमें से ये 5 चीज़ें भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ी जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। इसमें पुलिस हो गया, लोकल गवर्नमेंट को हो गया, फिर एग्रीकल्चर का हो गया, ये सब आएंगे स्टेट लिस्ट में।
तो इसमें जो आर्टिकल याद रखेंगे, बस आर्टिकल डायरेक्ट पूछेगा आर्टिकल कौन सा है, या तो ये जो है कुछ ये विषय पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा किस में है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 248 की। आर्टिकल 248 जैसे ये है ना 2, 4, 6, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो कि 2 स्टेट हो गया, कंकरेंट आएगा यानी कि दोनों के बीच का होगा, तो ऐसे याद कर लो कंकरेंट 6 हो गया यानी कि ज़्यादा है, तो ये सेंट्रल का हो गया। तो इसको थोड़ा ट्रिक बैठा के याद कर सकते हो, यानी कि यूनियन का हो गया। ठीक, 245 से स्टार्ट ही हो रहा है तो उसको ऐसे देख लेंगे। 246 विषय 2, 4, 6 ऐसे बटे हैं। आर्टिकल 248 इसमें क्या है, इसमें रेसिडुअल पावर की बात की जाती है, जिसे अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। जैसे आप लोग 1935 का जब एक्ट देखते हैं तो उसमें जो स्टेट में द्वैत शासन था उसको हटाया गया, सेंट्रल के लेवल पे द्वैत शासन लाया जाता है। फिर वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे ये देखा गया कि जो रेसिडुअल पावर है उसको भारत के गवर्नर जनरल को दिया जाता है। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कब किस एक्ट के थ्रू आता है, या कहें कब से वो बनना स्टार्ट होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं कि रेसिडुअल पावर अभी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेकिन अगर 1935 के एक्ट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल को ये पावर था, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब तो हमने देख लिया कि कौन कौन से विषय हैं, किसका कौन सा क्षेत्र है, ये पता हो गया कि अब पता चलना चाहिए कानून कौन बनाएगा। कभी कभी देखेंगे कि स्टेट के पास में ये पावर तो दे दिया गया, भैया एक काम करो तुम्हारे पास में 59 सब्जेक्ट हैं, इस पर तुम कानून बनाओ। लेकिन कभी कभी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं ये मेरे अंतर्गत आता है, तो एक ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जैसे आप लोग एग्रीकल्चर वाला जो बिल आया था उसमें आप लोगों ने देखा था, फिर पता लगा कि नागरिकता को लेके आया कि सीए आता है, इधर केरला गवर्नमेंट अपने एक एक्ट पास कर देती है, तो लोगों को पता नहीं चलता है। अभी जैसे एक भूमिपुत्र करके एक वो मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे आजकल कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है नियर अबाउट शायद 75% जो रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर में वो दे देती है। लेकिन अभी जब हम लोग भाग 13 पढ़ेंगे, या यहाँ पे जब हम लोग व्यापार वाणिज्य के लिए जो है अनुकूल माहौल का वो देखेंगे कि इसके लिए केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें केंद्र के पास में पावर है, लेकिन यहाँ पे कूद कौन रहा है, स्टेट। तो ये सब चीज़ें भी आपको भी आगे दिखती रहेंगी, तो एक एक करके करते हैं। अब पार्लियामेंट देखेंगे कि स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का, स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कब कब कानून बनाएगा, ये हम लोग देखते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया जो भी हो सेंट्रल अगर चाहे तो मतलब किसी भी विषय पे कानून बना लेगा। ठीक है, भले ही इसको कुछ भी मिला है। ठीक है, तो हाँ, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 249 जो बात करता है राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे, जो जितने भी उपस्थित सदस्य हैं अगर उनका 2/3 अगर उससे एक संकल्प पारित करे, और संकल्प पारित करके राज्यसभा बोल दे, क्योंकि राज्यसभा किसका होता है, उसमें मेंबर किसके होते हैं, राज्यसभा के राज्यों के मेंबर्स होते हैं। तो अगर वो बोल दें कि इस विषय पर आप कानून बना दो जो है लोकसभा से, ठीक, यानी कि पार्लियामेंट तब उस पर जो है कानून बना सकती है। पार्लियामेंट में हम लोगों ने राज्यसभा देखा था, लोकसभा देखा था। अब राज्यसभा अगर प्रस्ताव पास कर दे, राज्यसभा में बहुमत या कहें कि इसके मेंबर्स कौन होते हैं, स्टेट के होते हैं। अब स्टेट खुद ही समझो एक प्रकार से बोल रहे हैं भैया आप इस पर कानून बना दो। ठीक, तो कितने से उपस्थित जितने भी हैं उनके 2/3 से उपस्थित और मत देने वाले 2/3। और ये कितने टाइम तक लागू रहेगा, 1 साल तक मैक्सिमम। अब अगर 1 साल तक 1 साल से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, जैसे राज्यसभा बोल दे 5 साल के लिए आप कानून बना दो, तो नहीं बन सकता है। 1 साल के लिए कानून बनेगा, लेकिन एक साल करके कितनी बार भी वो संकल्प पारित करते रहे और कितनी बार भी वो लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। और अगर संकल्प पारित नहीं होता है तो 6 महीने बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये अपने माइंड में रखिएगा। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे होता है कि अगर इमरजेंसी हटी 6 महीने के बाद जो है मतलब कि ऐसा उसके प्रोविज़न उस तक लागू रहेंगे, फिर स्टेट अगर आती है तो अपना कानून वगैरह बनाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें 1 वर्ष तक मैक्सिमम कितने भी टाइम यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चीज़ें हो सकती हैं। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 249 में। हम लोगों ने आर्टिकल 245 देखा, 246 देखा, 247 इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 248 देखा। आर्टिकल 249 क्या है, राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे, तो इससे देख रहे होंगे आर्टिकल भी कंप्लीट हो रहे हैं। अब बात होता है कि आर्टिकल 250 ये बात क्या करती है, ये इमरजेंसी की बात करती है। तो 0 से याद रखना कि निल कर देगा।
तो जीरो इमरजेंसी, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के ही उसमें ये देखा जाता है, स्टेट इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट में ये वाला नहीं आएगा। तो नेशनल इमरजेंसी में अगर देखेंगे, जैसे इमरजेंसी से रिलेटेड हम लोग एक चैप्टर ही करेंगे, तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में वो लेक्चर भी हम लोग कर लें। तो ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आता है। जो स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल के रूप में आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 356 में देखते हैं। फिनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 में देखते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी में यही होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगा, सेंट्रल जो है सिंपल सा है कि स्टेट लेजिस्लेचर पर कब्जा कर लेगा, यानी कोई भी कानून बनाना होगा तो सेंट्रल देखेगा, बस इतना याद रखना। और अगर वही नेशनल इमरजेंसी जब समाप्त होती है 6 महीने बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं कि स्टेट का, अगर स्टेट में वही आर्टिकल 356 के थ्रू रहता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अधिक पावर मिल जाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग वो देखे। अब ये लगता कैसे स्टेट इमरजेंसी, जैसे आर्टिकल 365, जब आर्टिकल 365 के तहत गवर्नमेंट अगर काम न कर रही हो स्टेट की, तो इसके पास में, गवर्नर के पास में पर्याप्त तो हो जाता है कि भाई देखो तुमसे अब स्टेट ना चल पाएगा। अब मैं बता देता हूँ प्रेसिडेंट जी को, वो यहाँ पे अब अपना प्रेसिडेंट रूल लगाएं और वही अब देखें, तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 356 में बताता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि 351 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 251 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 252 में देखें, अगर राज्य खुद अनुरोध करें, राज्य बोलें कि भैया देखो हमारे जैसे पंजाब और हरियाणा है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, सॉरी कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब के बीच में कोई विवाद है किसी चीज़ को लेके, जैसे पार्क वगैरह रहते हैं, तो पार्क पता लगा कि तमिलनाडु का है, कर्नाटक में भी फैला है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मामले जब होते हैं तो यहाँ पे दोनों स्टेट बोलते हैं कि देखो हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, एक काम करो भैया आप कानून बना दो, आप बड़े हो। तो वहाँ पे जब अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर बोल दें कि एक संकल्प पारित कर दें, बोलें कि आप कानून बना दो, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कानून बना देती है। लेकिन अगर वही एक बार 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर बोले हैं कि ये कानून बना दो, लेकिन अगर तीसरा राज्य भी चाह रहा है तो फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलने की नीड नहीं है, वही एक्ट वो अपने यहाँ लागू कर सकता है। बस अपने माइंड में ये रखना है, और यहीं से क्वेश्चन बार बार घुमाता है, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन का, कब आया था? ये 1972 में आया था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 252 हो गया। फिर अब देख रहे हो इमरजेंसी लगा के सारा पावर ले रहे हैं, 2 स्टेट मिलके अगर बोल रहे हैं तो भी कानून बना दे रहे हैं, राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो भी कानून बना देंगे, क्योंकि राज्यसभा में पता है कि जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट जिसके अकॉर्डिंग वो कर रही है, नो डाउट कि कल को इसका जो है राज्यसभा में भी पता लगा कि अच्छे मेंबर्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ भी वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर इंटरनेशनल की बात करें, या फिर इसके पहले जब देखेंगे 1967 के पहले तक देखेंगे, तब तक तो मतलब कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट पे कब्जा कर ले, ऐसा समझो। तो इंटरनेशनल के मामलों में देखेंगे कि आर्टिकल 253 यहाँ पे देखेंगे, आर्टिकल 253 क्या बोलता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई विधि बनाती है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को चिल्लपो नहीं करेगी, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए कोई कानून बना रही तो उसको बनाने देना चाहिए। तो ये कहाँ पे है? जिनेवा समझौता 1960 का, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये तो समझ लिए आप लोगों ने कि किस मतलब कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर कोई विषय भले ही स्टेट लिस्ट का है, लेकिन अगर वहाँ पे राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, इमरजेंसी के टाइम पे राज्य अनुरोध करे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना हो, तो वहाँ पे कौन कानून बना देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में समझो ज़बरदस्ती लेने वाला भी पावर है, ठीक है। जैसे अगर गवर्नर देखो प्रेसिडेंट के विचार के लिए कोई बिल रख लेते हैं, हम लोगों ने आर्टिकल इसके पहले देखा था ना, आर्टिकल 201 देखा था, या फिर आर्टिकल 201 देखा था। 201 में हम लोगों ने देखा था गवर्नर चाहे किसी बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रख सकता है, तो वो हो गया पहला। दूसरा है कि कुछ जो है पूर्व सहमति से ही आने चाहिए, यानी कि व्यापार और वाणिज्य को अगर कोई जो है व्यापार और वाणिज्य पर अगर प्रतिबंध लगा रहा है तो ये जो है प्रेसिडेंट के पूर्व सहमति से ही आनी चाहिए। फिर अगला है फिनांशियल इमरजेंसी। फिनांशियल इमरजेंसी लगती है तो जो मनी बिल तक को भी केंद्र निर्देश देने के लिए कर देती है, ठीक है। इस पे भी मेरे अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है। किसका पैसा काटना है किसका नहीं काटना है मैं बताऊंगा।
तो उस टाइम पे भी इसके पास में पावर आ जाते हैं। तो समझो एक ज़बरदस्ती लेने वाला वो है, ठीक है, कि अगर ऐसे नहीं मान रहे तो ऐसे मानो, ठीक है, गवर्नर के थ्रू, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो ये विधायी संबंध थोड़ा बड़े हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। बाकी यहाँ से 2-3 आर्टिकल हैं, जैसे ये 2 आर्टिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे सकते हो, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 257 हो गया। तो ये 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी नीचे देखेंगे, जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया, जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, तो ये वित्तीय संबंध में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 256 से 263 तक है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों को निर्देश देने का कहाँ कहाँ पे वो है। जैसे प्रशासनिक संबंध में देखा जाता है कि यहाँ पे सिंपल एग्जीक्यूटिव पावर को देता है कि ये प्रशासन से रिलेटेड मामलों को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसको देखते हैं। जैसे राज्यों को निर्देश देने का, जैसे इसमें बहुत सारे मामले होते हैं कि आर्टिकल 256 के तहत देखेंगे कि इसमें ये बोला गया है स्टेट अपनी कार्यकारी शक्ति को इस हिसाब से चलाएगी कि वहाँ पे सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव है उसको कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। सिंपल सा है, यानी कि समझो कि सेंट्रल ग्रेटर देन स्टेट, इतना सा मामला है कि सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव है उसको कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 256 बोलता है, ठीक। आर्टिकल 257 बोलता है। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है, देखो कैसे पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ले रही है। अब यहाँ पे ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट अगर किसी को जो है राष्ट्रीय महत्व की संस्था बता दे कि राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, तो उस पर सारा पावर किसके पास में आ जाता है? वो आ जाता है पार्लियामेंट के पास में। तो राष्ट्रीय महत्व हो गया, सैन्य से रिलेटेड अगर कोई चीज़ वो करना है तो इन सब से रिलेटेड जो मामले जाएंगे तो वो किसके आएगा? आर्टिकल 257 के तहत। तो राष्ट्रीय महत्व वाला याद रखिएगा, कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद जैसे संचार से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन, रेलवे, उसके साथ में प्राथमिक शिक्षा को मदर लैंग्वेज में अगर देना है तो किसी स्टेट को गाइडलाइन देनी है इसके रिकॉर्डिंग, इसका आर्टिकल बताना है। अभी हम लोग जैसे लैंग्वेज वाला जब अगला लेक्चर करेंगे, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा इसके बाद, तो वहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे जैसे मदर लैंग्वेज में, तो जैसे 350A, ठीक है, तो यही आर्टिकल है, फिर भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। आर्टिकल 350A, ठीक। तो प्राथमिक शिक्षा मदर लैंग्वेज में दी जाएगी, कौन सा है? आर्टिकल 350A। फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म करें, कमेंट में बता दीजिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर विकास रिलेटेड कोई चीज़ करना है तो भी यहीं आएगी, ठीक। तो इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो है निर्देश दे सकती है। बात करते हैं आर्टिकल 258, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कि दोनों एक दूसरे कार्यों का आदान प्रदान, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी कुछ कुछ कार्यों में, लेकिन सिंपल से ये है कि वो एक्स्ट्रा पावर उनके ऊपर थोपना चाह रही है कि ठीक है, अपना कुछ आदमी तुम्हारे पास में रखते हैं, तुम अगर इधर उधर किए तो वो लोग देख लेंगे। तो इसमें कौन आते हैं? IAS, IPS, IFS। जैसे कि आपको पता होगा जो इनका चयन करते हैं या फिर इनका जो प्रशिक्षण का काम होता है, ट्रेनिंग लवासना में होता है, तो अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट इनका कर रही है, चयन भी कर रही है, चयन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, एग्जाम क्या होगा, इंटरव्यू क्या होगा, ये सब कौन देख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जॉब वो कहाँ पे कर रहे हैं? स्टेट के अंतर्गत। तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण बना होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद में आर्टिकल 262 है, जैसे IFS ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये है, इसमें फॉरेन को मत वो करिएगा क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, एक हो गया IAS, दूसरा IPS, तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 262 की। ये बात करते हैं वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई मामला है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वाटर डिस्प्यूट से रिकॉर्डिंग जो मामले हैं कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वाटर डिस्प्यूट का याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 263 सेंट्रल स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। ये किसके बिहाफ पे आई थी? जो हमारा सरकारिया आयोग था, सरकारिया आयोग। हम लोग इसके बाद जो है 5 मिनट का एक वो रहेगा, जैसे सरकारी आयोग हो गया, राजमन्नार समिति हो गया, या फिर इसके पहले जो फर्स्ट ARC की रिपोर्ट थी, और पुंछी आयोग हो गया। ऐसे कुछ आयोग हैं, उनके बारे में 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आयोग और उसके साथ में पार्ट 12 और पार्ट 13 में कुछ ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट, जैसे 294 हो गया,
आर्टिकल 300 हो गया, आर्टिकल 300A हो गया जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती है, या ऐसे 2-4 आर्टिकल और हैं। तो इनको जो है एक ही वीडियो में समअप कर लेंगे, ज़्यादा 15-20 मिनट का होगा, तो उसको इसके बाद देख लेंगे। बात करते हैं कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ और संबंध देखते हैं कि जो प्रशासनिक संबंध में ही आते हैं एक प्रकार से। जैसे गवर्नर को देखते हैं, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल का काम कौन देखता है? किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन को देखें, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर। लेकिन रिमूवल कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी इसका पावर देख रहे हैं आप लोग। SPSC, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर। हटाने का किसके पास में है? ये हटाने का प्रेसिडेंट के पास में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रल यहाँ पे भी हावी है इनके भी मामले में। अब इमरजेंसी का टाइम हो, आर्टिकल 352, 356, 360, वहाँ पे प्रशासनिक संबंध किसके अंतर्गत आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के। या फिर जैसे कोर्ट्स देखेंगे, कोर्ट्स जो है अपने यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। संबंध हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका होता है। जैसे सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आप लोग पढ़ते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ही बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। फिर उसमें आप लोगों ने अलग अलग देखा था, फैमिली कोर्ट, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट, फिर विलेज कोर्ट का। तो ये सब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। अब इसके बाद बात करते हैं वित्तीय संबंध की, फिनेंशियल सर्विसेज की। इसमें 3-4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको पढ़ के जाना है, नियर अबाउट यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बाकी सारे आर्टिकल्स रटने की नीड नहीं है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला तो फिनांस कमीशन अभी आगे देखेंगे। तो इसका जो बेस होता है, अगर देखें कि इसका जो आधार है 1935 का एक्ट ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आया था। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो GST को है। ठीक है, GST समझो कि एक प्रकार से फेवरेट टॉपिक है। तो ये इसका अमेंडमेंट कौन सा है? 101वां अमेंडमेंट कब आया था? 2016 में। तो 101 रुपये किस पे? GST पे, यानी कि 101 रुपये GST। तो ऐसे आप लोग याद रखना कि अगर आप लोग किसी को 100 दे रहे हैं तो 1 रुपये GST काट लेते हैं। तो ऐसे जैसे शादी वगैरह में आप लोग जाते होंगे ना, न्योता वगैरह ऐसे लिखाने, तो 101 रुपये मिलता होगा। तो बचपन में 1 रुपये लोग रख लेते, 100 रुपये लिखा देते। तो ऐसे वो GST कटती थी, हम लोग अपनी GST काटते थे, ले लेते थे, बस ऐसे। तो 101 अमेंडमेंट 2016 में। आर्टिकल कौन सा GST से रिलेटेड? कई बार आया, आर्टिकल 246A। ठीक है, आर्टिकल 246A, ये इसी अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, GST 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाती है प्रभावी। इसमें 5 प्रकार के स्लैब आते हैं। जैसे आप लोग नेट पे देखेंगे 0% को नहीं काउंट करते हैं, लेकिन 0% को भी काउंट किया जाता है। तो 0%, 5%, 12, उसके बाद 18, 28। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के स्लैब हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 271 ये सरचार्ज की बात करता है, अधिभार जो लगाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अधिभार। ठीक है, सरचार्ज। आर्टिकल 279 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किसकी बात करता है? GST काउंसिल के। ठीक है, GST काउंसिल जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक समझो कि अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप लोग 279 ये याद रखिएगा, ये किसका है? GST काउंसिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसके बाद बात करते हैं जो अगला है, फिनांस से अगर रिलेटेड देखें तो आर्टिकल 280 है, फिनांस कमीशन। इसका काम क्या होता है कि जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो राजस्व का बंटवारा, जैसे कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब कौन देखता है? यही। अभी जो है लेटेस्ट जो फिनांस कमीशन है, वो इसके बाद जो है उसने कितने % दिया, 41% या 42%, ये सब आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। पहला कि अभी जो फिनांस कमीशन है इनके सिंह के नेतृत्व में, वो किस नंबर की है? पहला, वो कौन सी वाली है, ये आपको बतानी है। 15th है, 16th है, 17th है, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि उसने कितने % को बोला है कि इतना % राज्यों के बीच में बंटवारा होना चाहिए। तो ये 2 आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो ये तो हो गया आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट हर 5 साल पे जो है इसकी नियुक्ति करता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल, थोड़ा क्लिफ्ट टॉपिक है, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगली बार इसका जो है छोटे छोटे वीडियो चला के ही एक नोट्स बना लीजिएगा एक ही पेज में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके सामने रहेंगी, उसकी फ़ोटो लीजिए और जब भी रहे
कि उसको अभी मैं हट जा रहा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके जहाँ भी आपको टाइम मिले, मतलब अब जो आने वाला टाइम है ना 3 से 4 महीने, ठीक है, इसको पूरी तरीके से लग के आप लोग जैसे यूपी पीसीएस का लोगों का एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, इसमें अपने आप को 6 महीने सभी जगह से नॉट अवेलेबल वाली कंडीशन में डाल दीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो भाई बोल दो कि भाई 6 महीने के लिए बिजी हैं, इतना भी नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने टाइम को यहाँ पे लगाइए, क्योंकि 6 महीने फिर ऐसा लगे कि अगले साल फिर आप लोग वेट करो। तो ये 6 महीने आप लोग अच्छे से फोकस होकर प्रिपरेशन करिए। अगले कुछ लेक्चर में, 2-4 लेक्चर में ये सब चीज़ें अब जो हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहूँ तो मैं उनको 2 वीडियो में कवर कर दूँ, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक आते रहेंगे, आप लोग इसको कवर करते रहिए। वो डेली का 1 दिन के गैप पे या डेली मैं लाता रहूँगा, क्योंकि वो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो सब कवर हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी चीज़ों को रिवीजन मोड में डालिए। अब पॉलिटी जैसे कंप्लीट होगा, इसको रिवीजन मोड में डालिए, नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपके पास में अच्छे नोट्स तो आ ही जा रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी जैसे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं, जो नीडी हैं उनके पास में आप लोग भेजते रहिए, क्योंकि जो भी हैं, जो भी जरिया है आप ही लोग हैं। क्योंकि इसके पहले कुछ लोग फालतू का कॉपीराइट मार रहे हैं, स्ट्राइक मार रहे थे, तो शुरू में होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि वीडियोज़ के जो व्यूज़ हैं वो भी कम होने लगे हैं। उसका कारण यही है कि कॉपीराइट एंड स्ट्राइक लोग फालतू का मारते चले जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा सब अपने अकॉर्डिंग ही होगा। सिर्फ आप लोग, अब जैसे मैं अपने माइंड में एक ही चीज़ रखता हूँ क्लियर कट, कि डेस्टिनी जो मेरे हिस्से की चीज़ है ना, वो मेरे पास में ज़रूर आएगी, पहली चीज़। दूसरा कि गीता का वो श्लोक है ना, कर्मण्डे वाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचिन, तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि फल की इच्छा नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि फल को छोड़ ही दो, माइंड में ही मत रखो, माइंड में रखो, लेकिन ये मत सोचो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। जब मिलेगा आपकी सोच से बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसको अपने माइंड में रखिए। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जितना धार दे सकें अगले 6 महीने में दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। कल वाले लेक्चर में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।